हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 फिजिक्स की हर चैप्टर की वीडियोस में डिटेल में आप सबके लिए अपलोड कर रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। उसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मेटल से रिलेटेड। इससे पहले वाला जो चैप्टर है, अगर आपको याद होगा, वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था, लेकिन उस चैप्टर में हमने जो मैग्नेटिज्म पढ़ा था वो पढ़ा था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म, जो कि मटेरियल्स के अंदर होता है। बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे और हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। काफी सिंपल चैप्टर है ये, और एक एडवाइस है, अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहते हो तो आप चैप्टर नंबर जो 1 है आप उसको, और चैप्टर नंबर 2 के कुछ कंसेप्ट को अगर रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसी के बिल्कुल पैरेलल होगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत इजी चैप्टर होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे डेरिवेशन उसी के जैसे हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इस साल 2023-2024 के सिलेबस की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, हमें बार मैग्नेट के रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना है। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम एक जैसा है। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा। देन हम मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट के एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखे जो टॉर्क लगता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, वो सब चीजें पढ़ेंगे। और ये जो दो टॉपिक्स हैं ये मैं बताऊं, आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 के एक दो टॉपिक से रिलेटेड है। पूरा चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 1 2 के आपने इलेक्ट्रिक डायपोल की जो चीजें पढ़ी है वो इसमें काम आएंगी। देन हम छोटा सा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर हमारा चैप्टर का जो सेकंड हाफ पार्ट बचता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसके बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई करना। ठीक है, इस पे गारंटेड क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन इस साल सीबीएसई सेबल पेपर में ऊपर वाले पोर्शन से क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आपको फाइनल एग्जाम में नीचे वाले पोर्शन से भी मिल सकता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। वेटेज की बात करें तो मिनिमम 2 नंबर से लेके मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर में दिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक सी बात करते हैं। ये जो स्लाइड है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। देखो, आप सबको फील्ड का तो पता ही है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड का जो स्पेस होता है जनरली, जिसके अंदर कोई दूसरा फोर्स या टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे एक मास जो है वो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वहीं अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं या एक वायर जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसके अराउंड भी एक फील्ड होता है जिसको हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड वायर्स की वजह से नहीं, हम मैग्नेट्स की वजह से पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म मटेरियल की वजह से पढ़ने वाले हैं। तो भाई फिजिक्स की ये वो जो ब्रांच जिसमें हम मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। ये उसी ब्रांच का हमारा एक पार्ट है। देखिए इस स्लाइड से क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बेसिक था। फिर ये एक जो एनसीईआरटी से स्टैंजा लिया गया है, देखिए मैंने वहां से जस्ट आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई ये जो मैग्नेटिक फिनोमिना है बच्चों, ये यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। देखो एक एक दो दो पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है कि हर जगह वो वैलिड होते हैं, चाहे छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे एटम्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात करें, या बड़े से बड़े गैलेक्सीज की बात करें, हर जगह मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। रीजन इज दैट हर एक चीज मटेरियल से बना है, उसमें एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में होते हैं, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो वो करंट की तरह बिहेव करता है। और अगर करंट की तरह बिहेव कर रहा है तो बेटा वो भी एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो एक डाइपोल होता है, नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करने वाला एक मैग्नेट होता है। तो इसलिए मैग्नेटिज्म हर जगह है। अब बात आती है कि सबसे पहले मैग्नेटिज्म वर्ड पता कैसे लगा। तो इस हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कहा जाता है कि जो ग्रीस है सबसे पहले उसमें मैग्नीशिया नाम से जगह था, वहां पर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पता लगा था 600 बीसी के अंदर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म मटेरियल्स की वजह से। मैग्नेटिज्म का फिनोमिना सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड ने पता लगाया था, ये भी हमें पता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट ये हमने वैसे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन बाद में एम्पियर, बायो स्वार्ट्स, इस बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग जगह पे। और तुम्हें बता दूं, देखो जो मैग्नेट की बात करें तो नेचुरली जो मैग्नेट हमें मिली थी, या नेचुरली जो मैग्नेटिज्म होता था, जो नेचुरल मैग्नेट है एक्चुअल में अगर हम उसकी बात करें तो आयरन का जो ओर है, आयरन और कौन सा, मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला शायद आपको पता होगा Fe3O4। तो ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, यानी इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसी से मैग्नेटिज्म का सबसे पहले पता लगा। लेकिन ये इरेगुलर शेप की होती थी, ये स्टोन्स की फॉर्म में जनरली हमें मिलता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं होती।
इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 2-3 बातें आपने माइंड में रखनी है। कुछ बातें हैं इस चैप्टर को पढ़ने में इजी हो जाएगा अगर आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अर्थ भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन अलग अलग टाइम पे अलग अलग आया, तो जो करंट रीजन मैं बता दूं तो अर्थ की कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज कोर के अंदर होती है मेल्टन स्टेट में, सॉरी, बिकॉज कोर के अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर मेटल्स होती हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस जैसी मटेरियल्स हैं। और आपको पता है रोटेशन की वजह से वो सारे चार्ज पार्टिकल आयंस की फॉर्म में है, रोटेट कर रहे हैं और उन्हीं के रोटेशन से करंट लूप बन रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और अगर हम बात करें तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स भी हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एग्जैक्टली हैं, वो ज्योग्राफिकल से थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं। हालांकि वो टॉपिक इस साल सिलेबस में नहीं है अर्थ के मैग्नेटिज्म वाला, तो इसलिए हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो सिंपली याद रखें कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी साउथ और नॉर्थ होता है। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो याद रखना वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये पॉइंट याद करना है आपको। दूसरा, एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को, आपको पता होगा बार मैग्नेट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट है, एक बार के शेप की होती है जिसमें 2 पोल होते हैं, लेटर से एक एन है और एक एस है। अगर आप बेटा इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, यानी एक थ्रेड के साथ बांध दो और आप सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये मूव कर सकता है, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेता है किसकी तरफ, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन कर लेता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी इसको बोल देते हैं। भाई जो पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है हमने उसका नाम भी नॉर्थ रख दिया, और जो साइड जो है हमारे ज्योग्राफिकल साउथ साइड में आ गई हमने उसका नाम क्या रख दिया, साउथ पोल रख दिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर 3, पोल जो है वो अट्रैक्ट रिपेल भी करते हैं, आपको पता होगा। लाइक पोल जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, वो रिपेल करता है। अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये अट्रैक्ट करते हैं। हम कभी भी एक सिंगल पोल नहीं बना सकते, या इनडायरेक्टली बोलूं तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है बच्चे, रीजन इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। अगर एक सिंगल पोल होगा तो लाइनें या तो सिर्फ बाहर जाएंगी या सिर्फ अंदर आएंगी, एक ही काम होगा। और अगर दोनों पोल होंगे तभी लाइनें जितनी बाहर जाएंगी उतनी वापस अंदर आएंगी। तो क्लोज लूप तभी पॉसिबल है जब 2 पोल होंगे, इट मीन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चार्जेस में ऐसा नहीं था, चार्जेस सिंगल एग्जिस्ट कर सकते थे क्योंकि वहां क्लोज लूप का कोई कंसेप्ट नहीं था। जनरली जो मैग्नेट्स हैं बच्चे वो आपको पता है नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल के अंदर जो नेचर से मिलती है, जो मैंने आपको बता दिया, नेचुरल में जो है Fe3O4 इरेगुलर शेप है, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा यूजफुल नहीं है। और वहीं पर क्या है कि हम कुछ मैग्नेट जो है आर्टिफिशियली बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैनमेड मैग्नेट जिनको बोलते हैं, तो वही हम बना रहे हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम भी इनमें 2 कैटेगरी बनाते हैं, हम या तो टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं या परमानेंट मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स में जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आती है, जब तक करंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, करंट जाना बंद हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, जब यूज करना है तभी। और ये जनरली बच्चों टेम्परेरी जो बनाई जाती हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिनको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक बेल या मल्टीपल जगह पे इसका यूज होता है। वहीं परमानेंट के अंदर क्या करते हैं हम, या तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का जैसे आयरन का यूज कर लिया, या हम स्टील का यूज कर लेते हैं, या फिर कोबाल्ट का, निकल का, ठीक है, इनका यूज होता है, या इनके कुछ अलॉयज होते हैं उनका यूज करके हम परमानेंट मैग्नेट बना देते हैं जिसका मैग्नेटिज्म लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसको हम किसी भी शेप में बना देते हैं, जैसे जनरली बार मैग्नेट वो इसका एग्जांपल है, यू शेप, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, सर्कुलर काइंड, ऐसे अनलिमिटेड या जो है किसी भी शेप की मैग्नेट्स बना सकते हैं। अब इन सब में हमारा जो मेन पार्ट जो है स्टार्ट यहाँ हो रहा है। इससे पहले जो टॉपिक थे वो बेसिक थे जो हेल्प करेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। अब सबसे पहले आता है भाई बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट जो है वो है क्या, ठीक है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है उनको सीखना है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मैग्नेट है, सबसे आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा शेप की बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप आप देख सकते हो। फिर कंपोजिशन की बात करें तो या तो बच्चा इसको आयरन से बना दो, या स्टील से, या किसी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ये आयरन, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। स्टील की बात करें, ये है आपके पास, निकल है, कोबाल्ट है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनसे बन सकते हैं, या फिर इनका यूज करके इनके कंपोजिट से बना सकते हैं। ठीक है,
अब ये जो बार मैग्नेट है इनकी बात करें तो भाई इसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। परमानेंट ये भी नहीं है भाई, हाँ हम चेंज कर सकते हैं जनरली हैमरिंग से, इसका टेम्परेचर कम ज्यादा करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। लेकिन अगर मैं मानूं कि भाई ये सब काम मैं नहीं कर रहा, मैं इसको ना तो गिरा रहा ना तोड़ रहा ना ही मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा, तब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब इसके होते हैं भाई दो पोल। अच्छा, पोल तुम्हें पता होगा किसको बोलते हैं भाई, किसी भी मैग्नेट का वो पार्ट जहां उसकी फील्ड सबसे ज्यादा होती है उसको पोल बोलते हैं। तो बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाना है नॉर्थ साउथ? सिंपली फ्रीली सस्पेंड करो, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है उसका नाम नॉर्थ रख देना, जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है उसका नाम साउथ रख देना। तो बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये याद रखना आपने। फिर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज समझनी है डिटेल में, तो चलिए वन बाय वन बार मैग्नेट को समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता चुका हूं भी, जब भी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, और सस्पेंड करने के बाद मेरे भाई जो साइड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, ये मान लीजिए इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का, तो जो साइड उधर आई हमने उसका नाम भी नॉर्थ रख दिया, और जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, उसको मैंने साउथ पोल रख दिया। ठीक है, ये बहुत ही इजी नेमिंग इस तरह से करते हैं। दूसरा हमें ये भी पता है भी लाइक पोल, यानी एक अगर नॉर्थ है और दूसरा भी नॉर्थ आ जाए, बच्चे इधर मैंने अकेला नॉर्थ बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि साउथ है, साउथ दूसरी तरफ है। ठीक है, क्योंकि अकेला पोल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये नॉर्थ नॉर्थ है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ अगर साउथ साउथ भी होता तो भी वो क्या करते बच्चों, वो रिपेल करते हैं, क्योंकि लाइक जो है वो रिपेल करते हैं। वहीं अनलाइक हो, अगर एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल चार्जेस वाली प्रॉपर्टी। और देखो एक बहुत ही ज्ञान की बात बताता हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कॉपी होंगे, दो चारों को छोड़कर। वहां पर जो वैल्यू तुम पॉजिटिव चार्ज को देते थे, ठीक है, वो सेम वैल्यू तुम यहाँ पर किसको दोगे, नॉर्थ पोल को दोगे। जो नेगेटिव चार्ज को तुम वैल्यू दिया करते थे भाई, यहाँ पर वो साउथ पोल को वैल्यू देना है। यहाँ पर चार्जेस जो जनरली आपको याद होगा क्यू से लिखा करते थे, मैग्नेटिज्म में हम उसको पोल स्ट्रेंथ से लिखेंगे, जिसका सिंबल स्मॉल एम या फिर क्यू एम है। एनसीईआरटी क्यू एम यूज करते हैं, आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। वहीं पर नेगेटिव या साउथ के लिए माइनस का एम या माइनस का क्यू एम यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी, नॉर्थ साउथ जो है उनको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई, ये भी हमने बात कर ही ली है। ठीक है, ये किससे बनी होती है तुम्हें पता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, लाइक आयरन कोबाल्ट निकल से बना होता है। अंदर और बाहर फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक बार मैग्नेट का फील्ड सबसे पहले ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करें आयरन फिलिंग्स का यूज कर सकें, ठीक है, उनका यूज करके बता सकते हैं। दूसरा हम एक कंपास निडल का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो थोड़ा सा कंपास निडल का मैं आपको बता दूं बेसिकली, अगर किसी क्वेश्चन में उसका यूज हो तो बेटा, कंपास निडल कुछ इस तरह से आप बनाते हो सर्कुलर सी, फिर क्या होता है उसके अंदर की तरफ आप बनाते हो एक एरो। ठीक है, ये जो एरो का जो मेन हेड वाला पार्ट है, ये हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और ये जो टेल वाला पार्ट साउथ को इंडिकेट करता है। या कुल मिला के मैं तुमसे बोलूं, ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ये आपको इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कंपास की निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कंपास निडल, कंपास ये अर्थ के लिए नहीं, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, कंपास निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या किया भाई, कंपास निडल रख रख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ये पता लगता है, ऑन एंड एवरेज कंक्लूजन निकालूं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है, और साउथ की तरफ अंदर जाती हैं। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये जो ड्रा किया मैंने, ये आउटसाइड के लिए किया। इनसाइड बिल्कुल अपोजिट होता है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती है लाइनें। इनसाइड कहां से कहां जाती है बच्चे, इनसाइड जाती है साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये दोनों प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको बनाना भी आना चाहिए। सेम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पता कौन बनाता है, बार मैग्नेट के जैसा सोलेनोइड भी बनाता है। सोलेनोइड का फील्ड भी ऐसा ही होता है। ठीक है, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये मटेरियल की वजह से, वहां पर करंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, एक दो एडिशनल चीजें और बार मैग्नेट से रिलेटेड बच्चे, जो बार मैग्नेट होता है इसके होते हैं पोल्स, और पोल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, जो नेक्स्ट पेज पे है वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है पोल स्ट्रेंथ, इसका सिंबल या तो एम होता है या बच्चे क्यू एम होता है इसका सिंबल। अब क्या जो पोल है वो एग्जैक्टली कॉर्नर्स पे होते हैं, नहीं, कॉर्नर्स पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं पोल्स, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। अगर आप एक मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक की लेंथ देखो, इसको बोल देते हैं जियोग्राफिकल लेंथ, एल जी भी लिख देता हूं मैं इसको। और एक्चुअल पोल का जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, एल ई लिख दिया।
दोनों इक्वल नहीं होते। जनरली जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम होता है किससे, ज्योग्राफिकल लेंथ से। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें भाई, बार मैग्नेट जो है, हम बार मैग्नेट को ध्यान रखना एक और नाम से भी बुलाते हैं, बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, डाई मींस दो, पोल मींस पोलैरिटी, भाई दो ही तो हैं, एक नॉर्थ और साउथ, और क्या दोनों पोल एक ही जगह पे, नहीं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इसलिए आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। ठीक है, इसके पास दो इक्वल और अपोजिट पोल्स हैं। अगर मैं इसको प्लस एम लिखता हूं, सॉरी, आप साउथ वाले को माइनस एम लिखो और नॉर्थ वाले को प्लस एम लिखो, या आप एम की जगह क्यू वाला भी सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव लेंथ जो है आपको बता दिया, पोल्स के बीच का डिस्टेंस, और आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो ज्योग्राफिकल लेंथ है, उससे वो कम ही होता है, ये भी बता दिया। पॉइंट जो है वो मैग्नेट के पोल थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है। आउटसाइड आपको पता है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हेल्प करते हैं। अब आते हैं सबसे पहला इसका जो बार मैग्नेट से रिलेटेड, पोल स्ट्रेंथ, जिसको स्मॉल एम या एनसीईआरटी क्यूएम से लिखती है। ठीक है, अच्छा, पोल स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली तुमसे बोलूं, उस पोल की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। स्ट्रेंथ मीन वो पोल कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूं बच्चों, इसको याद रखने का तरीका देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, वो क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यूएम होता था ना, ऐसे फोर्स बाय क्यू। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तुमसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या तुम मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स डिवाइड बाय चार्ज की जगह मैं पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूं, तो यहां से जो पोल स्ट्रेंथ आई वो क्या आया, फोर्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड आया। तो आप पोल स्ट्रेंथ को ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक अलग फॉर्मूला बन जाता है पोल स्ट्रेंथ का, एम या क्यू एम जिसको लिख रहा हूं, क्या, फोर्स जो वो पोल जितना लगाएगा डिवाइड बाय उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल हम एम लिख ही रहे हैं, आपको याद रखना है कि नॉर्थ के लिए प्लस एम लिखना है और साउथ के लिए माइनस एम, बिल्कुल चार्जेस के जैसा, नॉर्थ को प्लस और साउथ को माइनस की तरह। पोल स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है मैग्नेट के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, अगर एक बार मैग्नेट इतनी थिक है और एक बार मैग्नेट इतनी थिक है बच्चे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे वाले का ज्यादा है, तो अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी m2 है, तो नेचुरली m2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, m1 से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। ये पॉइंट छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बार मैग्नेट की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट नंबर 2। अब पोल स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है डायरेक्शन वायरेक्शन का। ऐसा यूनिट इसके दो होते हैं भाई, एक तो मैं यहीं से बनाता हूं, देखो फोर्स को तुम न्यूटन में मेजर करते हो और मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में, तो बना न्यूटन पर टेस्ला, तो भाई ये रहा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है ये पहले वाला, तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं इस टॉपिक के साथ आपको, ताकि ये यूनिट कैसे आया ये आपको पता लग सके। ठीक है भाई, मैंने थोड़ी देर पहले कहा बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल आ गया। तो भाई मैग्नेटिक डायपोल का अगर जब कॉन्सेप्ट हो तो बेटा वहां पर कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जैसा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले से पहले इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ये बार लगा देता हूं, हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें मिल जाएगा। तो बच्चे इसके दो फॉर्मूले होते हैं। इसके दो फॉर्मूले क्यों हैं भाई, या तो हमारे पास कोई मटेरियल है इसको प्रोड्यूस करने के लिए जैसे बार मैग्नेट, या फिर हमारे पास क्या है बच्चों, सर्कुलर लूप हो, ठीक है, या क्लोज लूप हो। अगर बार मैग्नेट है बच्चों, तो बार मैग्नेट के केस में, और मैं बार मैग्नेट ड्रॉ कर ही लेता हूं यहां पर। ठीक है, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है हमारे पास, तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है भाई। ठीक है, आप डायरेक्शन भी उल्टा भी दिखा सकते हो, इधर साउथ नॉर्थ दिखा सकते हो। तो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, लेटर से मैं 2a या 2l जो भी सिंबल यूज करना है लिख सकते हो। पोल स्ट्रेंथ m है, आपको पता है ये माइनस m है, तो अगर मैं इस m को 2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही होता है हमारा कैपिटल M यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वहीं अगर सर्कुलर लूप है तो भाई फॉर्मूला वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। सर्कुलर लूप बच्चों अगर हो तो उसमें तो भाई करंट फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन वो भी आपको पता होगा एक साइड साउथ और एक साइड जो है नॉर्थ बिहेव करता है, यानी ये साइड साउथ है अगर तो ये नॉर्थ बिहेव करता है। तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहां पर फॉर्मूला होता है एम का, भाई करंट कितना जा रहा है इस लूप के अंदर मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है इस लूप का। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं।
अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि भाई ये भी m का है, ये भी m का, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे यूनिट बताना है, तो क्या मैं m इंटू टू ए को लिख सकता हूं i इंटू ए के साथ, अगर मुझे यूनिट बताना है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो यहां से m का क्या बना, i अपॉन ए बाई टू ए, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का मीटर, तो ये से कैंसिल हुआ, तो स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट बना एम्पियर मीटर। तो देखो यही यूनिट था आपका एम्पियर मीटर, आपको डायरेक्ट याद करना है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सोल्व करके बता दिया, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, तो भाई एम्पियर का A1 है, लेंथ का मीटर का लेंथ है तो L1 होगा, तो देखो L1 A1, बाकी तो 0 0 पुट किया आपने। चलिए नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, या जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, कैपिटल M जिसका सिंबल है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर मैंने एरो लगा दिया, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के जैसा है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ नीचे कंपैरिजन भी करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। लेट अस से मेरे पास दो चार्ज हैं, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, आप 2a लिखो या 2l लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं l ही लिख देता हूं एक बार, भाई कंपेयर करना है तो। इसी तरह से मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में भी दो पोल है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, और उनके बीच में भी डिस्टेंस है, मैंने 2l लिखा, तो भाई ये तो एक जैसे हैं। इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहां पर हमने इस बार मैग्नेट को नाम दे दिया मैग्नेटिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में आप एक टर्म डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या करते थे, कोई भी एक चार्ज की वैल्यू को बीच वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, आपके पास आता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं क्या करूं बच्चों, इस पोल स्ट्रेंथ को इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाया, तो m तो स्केलर है तो यहाँ l पे मैं एरो लगाऊंगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई पक्का डायरेक्शन तो होगी होगी। डायरेक्शन क्या होती है बेटा इसकी, बिल्कुल इसमें यहां होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, यानी ये डायरेक्शन, ये यहां पर क्या होती है बच्चों, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि आपको पता होगा नेगेटिव जो है आप उसको साउथ से रिप्लेस कर रहे हो और पॉजिटिव को नॉर्थ से रिप्लेस कर रहे हो, तो वही सेम साउथ से नॉर्थ आप इजीली पता लगा सकते हो। यहां पर ध्यान रखना ये जो लेंथ है ये इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ के बीच की इफेक्टिव लेंथ है, याद रखना इन दोनों के बीच का। यूनिट बनाना है तो भाई m स्मॉल m का थोड़ी देर पहले ही लिखा एम्पियर मीटर, और यहां से एक मीटर और आ गया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक यूनिट आपको याद हो m का था न्यूटन बाय टेस्ला, और यहाँ एक मीटर आ गया तो न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, तो जूल पर टेस्ला भी इसका यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट है ये यूनिट्स याद रखना। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, जो आपने पोल स्ट्रेंथ का लिखा था उसमें आपने देखना एक m एक्स्ट्रा ही तो हुआ है, तो यानी L2 कर दो, A1 है तो L2 हो गए, A1 है, बाकी तो 0 0 लगाना ही है। चलिए अब देखिए, अगर वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, आपको पता है भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक से ज्यादा बार मैग्नेट हो तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो आपको उससे पहले पता हो भाई, अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, और अगर वो वेक्टर किसी सर्टेन एंगल थीटा पे हो, तो आपको पता होगा रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम क्या करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उनके बीच का जो एंगल है उसका कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाते हो। बिल्कुल सिमिलर, लेट अस से मेरे पास दो बार मैग्नेट्स हैं और कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। भाई अगर वो इंक्लाइंड है तो तुम्हें पता है तो इनके पोल तो होंगे। भाई इस वाले का है देखो, नीचे वाले का साउथ और नॉर्थ, इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है साउथ से नॉर्थ, तो मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका दिखा दिया। सो लेट अस से ये आपका m1 है। इन अ सिमिलर वे दूसरी बार मैग्नेट भी तो इस तरह से रखी गई है, तो उसका भी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेट अस से वो m2 है। और अगर आप इन दोनों को देखो यार, इनके बीच में आपको कुछ एंगल दिख रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बस इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा भाई, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोसेटा, देखो ये नेट डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो आप एंगल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। और अगर डायरेक्शन बताना है भाई, मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं आता है, m नेट मैं बोल देता हूँ, और वो मान लो नीचे वाले के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो आप अल्फा निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स m2 sin थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोसेटा। ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, आपने पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखा होगा, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है बेसिकली जो आपका बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। भाई अगर हम बार मैग्नेट को कट करें तो क्या होता है, अभी कट तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये बार मैग्नेट को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं या इसको बोलूं अलोंग लेंथ में अगर कट करता हूं, अलोंग लेंथ, तो भाई उससे क्या होगा, तो अगर मैं अलोंग लेंथ कट करता हूं तो आपको पता है भाई एरिया जो है यहां वाला वो कम हो गया, और एरिया अगर कम होता है तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, कितनी, अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूं तो देखो पोल स्ट्रेंथ पहले m थी और अब क्या हो गई, m/2 हाफ हो गई। अब बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, भाई उसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। भाई लेंथ तो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है,
तो यानी m जो है कैपिटल वो स्मॉल m पे डिपेंड किया। तो अगर डाइपोल मोमेंट हमसे पूछा वो पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड की, अगर पोल स्ट्रेंथ हाफ हुई तो m भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। दूसरा है अगर भाई हम वर्टिकली कट करें तो क्या होगा, वर्टिकली मतलब एकदम ऐसे ऊपर से, तो इस केस में आप देखो पोल स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ पे तो करती नहीं, तो लेंथ ही तो कम होगा ओवरऑल, तो आपकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो रहेगी सेम, लेकिन m, भाई m का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिखता हूं, m इंटू 2l होता है बच्चों। तो अगर यहाँ पर इस बार m जो है वो सेम है दोनों कंडीशन में, तो कैपिटल M लेंथ पे भी तो डायरेक्टली डिपेंड किया, तो अगर लेंथ को आधा कर रहे हो तो m भी हाफ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो ओके, तो नेक्स्ट एक कंपैरिजन का टॉपिक है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है, बहुत इजी चीज है, समझते हैं इसको आप। मैं इसको अलग से पहले थोड़ा बता देता हूं, इजी हो जाएगा आपको कनेक्ट करना, मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, किसके साथ, मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। इससे ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आ जाएगा तुम्हें, मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल दो होते हैं, यहाँ हम बार मैग्नेट वाला डाइपोल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, बार मैग्नेट की। चलिए सबसे पहले बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको पता होगा भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इस तरह से हमारे पास दो चार्ज होते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर माइनस चार्ज जनरली दिखाते हैं, ये पॉइंट हमारा बी होता है, यहाँ पर हम प्लस का चार्ज दिखाते हैं। इनका सेंटर पॉइंट हम जनरली ओ लेते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, यहां से लेके यहाँ ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको जनरली हम 2a या 2l से लिखते हैं, ये आधा ए आधा ए हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सिमिलर जैसे मैंने ये पूरी कहानी लिखी, यहां पर भी हम एक कहानी बना लेते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो ये पॉइंट हमारा मान लीजिए हुआ साउथ पोल, ये हमारा पॉइंट हुआ नॉर्थ पोल। इसकी पोल स्ट्रेंथ को लिखते हैं -m से, इसकी पोल स्ट्रेंथ को लिखते हैं +m से। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको हमने ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिखा 2a। तो देखो क्या एकदम एग्जैक्टली एक जैसे अभी तक दिख रहे हैं। अच्छा, इसका जो सेंटर पॉइंट है लेटर से यहाँ पर मैंने O बना लिया, तो इसके बीच में भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ, हमें वो काम आ ही जाएगी, ये वाली लाइन। ओके, अच्छा और इसकी टर्म्स सीखना जरा। यहां पर देखो कंपेयर हो रहा है, यहां पर लिखेंगे चार्ज प्लस या माइनस का क्यू, यहां पर लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ किससे लिखते हैं बच्चों, दो सिंबल है, या तो मैं +-m लिखूंगा या मैं +-qm लिखूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरा यहां पर आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट P से लिखते थे, वो Q इंटू 2a लिखा जाता था। यहां पर हम लिख रहे हैं कैपिटल M से, क्या लिखेंगे, M इंटू 2a लिखा जाएगा। इसकी डायरेक्शन होती थी आपको याद होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, साउथ से नॉर्थ। तो मैं चलो डायरेक्शन भी मेंशन कर ही देता हूं, दोनों के अंदर दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा थिक दिखा देता हूं। इसमें ये डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन हो गई ये डायरेक्शन किसकी है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर मैं P की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, और यहाँ पर मैं किसकी दिखा रहा हूं, M की डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ओके, ये कहानी बिल्कुल समझ आ रही होगी तुम्हें। अब आपको शायद ये पता हो कि मैं पहले डायग्राम का कॉपी कर लेता हूं मैं एक बार। ये जो लाइन है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, ये जो थोड़ी सी थिक लाइन आपको अभी दिख रही होगी, इसको बोलते थे बच्चों एक्सियल लाइन। क्या बोलते थे, एक्सियल लाइन। बिल्कुल इसके जैसे अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, लेकिन वो बना दूं इसके परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन सेंटर से पास करना है, इसलिए मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इक्वाटोरियल लाइन। ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। और अब मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट में भी बिल्कुल ऐसी कहानी होगी। तो चलिए पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसका एक जुड़वा भाई बना लेता हूं। अब इसके अंदर भी पहली लाइन मैंने क्या किया, दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन बनाई। भाई ये कौन सी लाइन होगी, गैस करो। बोले सर ये है एक्सियल लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सियल लाइन। और अगर एक लाइन में बिल्कुल इसके सेंटर से पास करूं और ये बना दूं, ये कौन सी लाइन होगी, ये भी होगी इसमें बच्चों इक्वाटोरियल लाइन। आपने इस पे एक डेरिवेशन सीखा था कि मान लो इसके एक्सियल लाइन पे मैं एक पॉइंट बनाता हूं, मैं उस पॉइंट का नाम P रखता हूं। ठीक है, और वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट मान लीजिए सेंटर से, क्योंकि सारे डिस्टेंस सेंटर से लेने, ये डिस्टेंस सेंटर से मैंने कुछ बना लिया लेटर से बच्चों, इसका स्मॉल r, जनरली स्मॉल r से लिखते हैं r। तो इस P पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था,
बच्चों वो कुछ इस तरह से था, के जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, के 1/4 एप्सिलॉन लिखते हैं, इंटू 2 पी यानी डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2 ए जिसको लिख सकते हैं, इंटू आर डिस्टेंस डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ये जो इसका डिस्टेंस है ना टोटल 2 ए, इसका हाफ, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2। ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन पे, और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी कंडीशन के लिए है, ठीक है, फॉर ऑल कंडीशन, ये फॉर्मूला फॉर ऑल कंडीशन। अब इसमें क्या है, अब इसमें बिल्कुल कंपेयर करो। अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट लिया P, और उसका जो डिस्टेंस है बच्चों सेंटर से वो भी मैंने बना लिया, तो ये डिस्टेंस ये वाला, इस डिस्टेंस को भी मैंने R लिखा, बिल्कुल उसके जैसे ही कॉपी कर रहा हूं मैं, R लिखा। तो यहां पर भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस पे, एक्सियल लाइन पे। तो क्या करना है देखो, 4 पाई नीचे एज इट इज रहने दो, ये 4 पाई था, यहां 1/ε0 है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने क्या करना है, जहां पर 1/ε0 दिखे उसको रिप्लेस कर दो म्यू नोट से, बस यही फर्क होता है। तो यहां मैं लिखता हूं म्यू नोट, 2 की जगह 2 लिखा, P की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल M, R की जगह मैं R लिखूंगा, बाकी सब कुछ डिट्टो ऐसा का ऐसा छाप दो। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन पे किसके, एक बार मैग्नेट के, ये फॉर्मूला होता है, देख लो बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। अब डायरेक्शन की भी बता ही देता हूं क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में यूज होगा भाई, इसके अंदर डायरेक्शन आपने याद रखो, जो P का होता था वही होता है इसका, सेम एज P। तो इसमें भी क्या होगा, सेम एज M, जो M का डायरेक्शन है ना, M का डायरेक्शन कहाँ है, आपका लेफ्ट से राइट, यानी S से M, तो ये पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा। अब सेम एज इट इज भाई, ये हमने कर लिया एक्सियल का, अब इक्वेटोरियल का करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट बनाया, मान लो इस बार कोई पॉइंट है ये Q, जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये भी तो कुछ डिस्टेंस पे है, तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस कुछ ये रहा, और ये भी मैं एक बार R लेके चल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस भी मान लीजिए R है। तो अगर आपको एक्सियल लाइन पे पूछने की बजाय इक्वेटोरियल लाइन पे पूछता तो क्या फॉर्मूला बनता, तो इसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव किया है, A∈0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर सिंपल स्क्वायर था, 3/2 नहीं थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया ये यहाँ पर भी और इधर भी, ठीक है, हाँ ये यहाँ पर स्क्वायर था फॉर्मूले में, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। सो ये यहाँ पर 3/2 है, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चलिए इसको मैं अलग से कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पर बताओ क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाता हूँ, क्यों नाम दूं, ठीक है, बार मैग्नेट से वो एक्सिस सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पे है, सेंटर से R डिस्टेंस पे, तो B का वैल्यू क्या होगा इक्वेटोरियल के लिए, गैस करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह μ0/4 पाई कांस्टेंट आ गया, P की जगह मुझे M लिखना है, डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। डिट्टो वैसा का वैसा फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं किया। डायरेक्शन यहाँ पर बस याद रखने वाला है, यहाँ पर होता है बच्चों अपोजिट टू P। P हमारा देखो अगर A से B की तरफ है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता था, ठीक है, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा ये डायरेक्शन आएगा। मैं अलग पेज पे आपको दिखा भी दूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो डायरेक्शन जो है वो है अपोजिट टू M, ये फॉर्मूले बनते हैं। अच्छा आइडियल के भी आपको याद होगा, आइडियल के लिए क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर A को वेरी वेरी लेस देन R लिखते थे, तो आपका बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। इसमें भी वही बन जाएगा μ0/4 पाई 2M/R³, और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ या μ0/4 पाई M/R³, वो आइडियल की कंडीशन है। चलिए वो नेक्स्ट पेज पे लिखा भी हुआ है, तो ये एक ही पेज पे दिख रहा है। देखिए आपने ये मैग्नेटिज्म का एक्सिस पे फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा, बस आप क्या करें L को A लिख दीजिए, मैं A सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आइडियल की कंडीशन है, ठीक है। आइडियल में क्या होता है, व्हेन A इज वेरी वेरी लेस देन R, और ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आइडियल इक्वेटोरियल है। दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ 2 का फर्क है। देखो इस वाले फॉर्मूले में इस वाले में ज्यादा है, तो इसका मतलब फॉर सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस को बच्चों मैं आपको पता है R लिख रहा था, अगर R मेरा सेम है तो भाई याद रखना जो है इक्वेटोरियल पे वैल्यू कम होती है, एक्सियल पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है ज्यादा, ठीक है। डायरेक्शन का भी सेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, डायरेक्शन में सेंस क्लियर करवा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये हमारे पास एक सिंगल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था, यहाँ पर हमारा साउथ पोल है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लाइन को ध्यान से मैं जो बनाऊंगा, अब यहाँ पहले डायग्राम में इलेक्ट्रिक डायपोल में P का डायरेक्शन जो होता है आपको पता होगा, P का डायरेक्शन बच्चों ये है,
माइनस से प्लस होता है, ये पी का डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये होता है एम का डायरेक्शन। ओके जी, एम का डायरेक्शन बना दिया। अब मुझे इन्हीं डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, तो देखो मैं अलग अलग लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाता हूँ। ये पूरी लाइन एक्सियल लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अलोंग पी, अलोंग पी, अलोंग पी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो अलोंग एम, अलोंग एम या अलोंग एम, क्योंकि ये पूरी एक्सियल लाइन है। लेकिन अगर आपसे मैं बोल दूं भाई इक्विटोरियल लाइन का दिखाओ, तो भाई इक्विटोरियल लाइन इसके बीचों बीच जाती है। पहले तो देखो ये इसके बीच में से पास कर दी, ठीक है, ये इसके भी हमने बीच से पास कर दी। अगर इन पे कोई पॉइंट बनाए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक्सियल पे अपोजिट टू, सॉरी एक्सियल पे पी के अलोंग, इक्वेटोरियल पे पी के अपोजिट, सेम एज इट इज यहाँ पर एक्सियल पे एम के अलोंग, इक्वेटोरियल पे एम के अपोजिट, ठीक है, ये डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अभी, बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। अरे ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है किसके, अगर हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, ठीक है। अगर वो डेरिवेशन आता है तो आप ये कर सकते हो। तो चलो ये भी मैं आपको अलग से एक पेज पे करवा देता हूं ताकि आप इजिली समझ पाओगे, ठीक है। सो डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैंने ये पूरा नाम नहीं लिखा, क्योंकि क्यों नहीं लिखा, रीजन क्योंकि डाइपोल मेरे पास दो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ठीक है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो तुम समझ जाओगे। और यूनिफॉर्म फील्ड भी दो हो सकते हैं, या हमारा इलेक्ट्रिक हो सकता है या मैग्नेटिक हो सकता है, दोनों डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड बना लेता हूँ, तो कॉपी कर लेते हैं फील्ड। तो भाई अभी तक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब मैंने ये लिख दिया भाई, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो मेन डेरिवेशन है बच्चों वो यहाँ राइट साइड में होगा, ठीक है, इस साइड में ये मेन डेरिवेशन है यहाँ पर। सो अब हमें बनाना है भाई इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ यहाँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये रहा। बोलो सर एरो बनाया, भाई एरो का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है जहां पर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, ये हमारा पॉइंट बी है जहां रखते हैं प्लस क्यू, और ये जो एरो है वो इंडिकेट करता है पी का डायरेक्शन, और मान लो थीटा एंगल पे रखा हुआ है। लेकिन दूसरे डायग्राम में हमें किसको रखना है, दूसरे डायग्राम में हमें रखना है एक बार मैग्नेट को। तो मैं पहले बार मैग्नेट बना लेता हूँ छोटी सी, फिर उसको वहां रख देंगे। ये तो रखा गया अलोंग, लेकिन अलोंग नहीं रखना, मुझे घुमाना है, तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं भाई इसको एक तो, ठीक है। ये मान लीजिए हमने बार मैग्नेट को रख लिया। ये पॉइंट आपको पता है साउथ पोल है, ये इसका कौन सा है, नॉर्थ पोल। पोल स्ट्रेंथ इसकी आपको पता हो प्लस एम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माइनस एम, ओके, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका होता है इस डायरेक्शन में, ये आपका एम का डायरेक्शन है, और मान लीजिए ये भी थीटा एंगल पे रखा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद होगा आपने जब ये डेरिवेशन किया था, देखा भाई इसमें दो चार्जेस हैं, तो इस फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड, और इस वाले में लगता है बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर आपको याद हो नेट फोर्स हम निकालते थे। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू फील्ड, ये होता है ना। तो चार्ज क्यू प्लस का भी है माइनस के भी है, तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, टोटल जीरो आ रहा था, यानी इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है इस केस में जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ये डायपोल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। सेम एज इट इज मैग्नेटिज्म में अगर आपसे पूछूं तो भाई दो पोल हैं, इस वाले पोल पे इधर की तरफ फोर्स लगा अलोंग फील्ड, और इस वाले पे लगेगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड। तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल निकालता हूं पहले, अगर आपसे मैं पूछूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इसका डिट्टो, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं साउथ पोल पे क्या होगा फोर्स, तो आप लिखोगे माइनस का एमबी। तो आपसे मैं पूछ लूं भाई टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक डायपोल पे, टोटल फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, तो आप बोलोगे सर दोनों का सम कर दो, तो एम बी माइनस का एम बी आपका आया जीरो। तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो का मतलब कि यहां पर भी नो ट्रांसलेटरी मोशन। एक चीज पल्ले बांध लेना कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, टॉर्क अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चीज का। फोर्स तो हो गया, लेकिन क्या है ये दोनों फोर्स आप देखो तो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तो ये टॉर्क का काम करेगा। यहां पर भी सेम, ये इस लाइन पे है, ये इस लाइन पे है, ठीक है। सो दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड ऑल्सो
ऑन डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, so act as couple and will produce torque। घुमा देंगे उसको, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, घुमा देंगे उसको। यही सेम डिट्टो कॉपी यहां छाप लो बच्चों, इस मैग्नेटिज्म में भी यही सेम चीज है। यहां भी तो दो फोर्स हैं, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको। अगर ऐसा है तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोई भी एक फोर्स, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जिसको हम आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। तो कोई भी एक फोर्स लिखिए तो वो है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस 2a है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये आपका बन जाता है 2a साइन थीटा। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ B से लेके C तक का डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ मैं इस डिस्टेंस को लिखता हूँ, NS नाम आ चुका है इसका, मान लो T मान लेते हैं, तो N से लेके T डिस्टेंस, ये भी आपका क्या आएगा, 2a साइन थीटा आएगा। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये टोटल साइड जो है वो आपकी 2a है। तो यहाँ भी वही करेंगे, तो ये आया 2a साइन थीटा। तो Q इंटू 2a को मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, E साइन थीटा को अलग लिख दिया। आपको शायद पता हो Q इंटू 2a को हम P लिख सकते हैं, ये बन गया PE साइन थीटा। तो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बना P क्रॉस E, और सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपका बना PE साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बना, लेकिन हमें तो बनाना है यहाँ पर मैग्नेटिज्म में, तो यार बिल्कुल सेम एज इट इज मैग्नेटिज्म का भी यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी तो टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क में क्या होगा, कोई एक फोर्स होगा, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। तो कोई भी एक फोर्स लिखो, तो फोर्स दोनों MB वैल्यू के हैं, स्मॉल m इंटू कैपिटल B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ भी बच्चों 2a साइन थीटा ही होगा। हाँ, कुछ बुक में 2a की जगह 2l यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर m इंटू 2a को मैंने अलग लिखा, ये स्मॉल m में बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। और ये आपका पूरा बन जाता है कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कैपिटल MB आपका साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ इज इक्वल्स टू बन गया m क्रॉस p। देखो बच्चों एकदम डिट्टो फॉर्मूला बन रहा है जो हमने उसमें ड्राइव किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट देखो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के सेम है। टॉर्क लग रहा है इस केस में, ठीक है, टॉर्क लग रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला, वो भी सेम होंगे? यस, बिल्कुल वो भी सेम होंगे। चलिए देख लेते हैं इस पेज पे। तो बार मैग्नेट का जो है टॉर्क का अभी फॉर्मूला पड़ा m क्रॉस b या mb साइन थीटा। अच्छा, अगर टॉर्क की डायरेक्शन बताना हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगा सकते हैं, उससे हम बता सकते हैं, ठीक है, m और b दोनों के परपेंडिकुलर। वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हम पढ़ते थे माइनस का pe कोस थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। अगर माइनस हटाना है तो आप इसको शायद ऐसे भी लिख सकते थे, p इंटू ई कोस ऑफ थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिज्म में क्या करना है आपको, बस PE की जगह MB लिखना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया MB कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, या फिर माइनस का MB कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये फॉर्मूला किसका है? अगर आप एक मैग्नेटिक डायपोल को किसी थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कर रहे हो तो वर्क डन कितना होगा। तीसरा फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फॉर्मूला होता था माइनस का पीई कोस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो माइनस का पी डॉट ई होता था। वही मैग्नेटिज्म की बात करें तो पी को एम से और ई को बी से रिप्लेस कर दो, तो यू का फॉर्मूला होता है एम डॉट बी या फिर माइनस का एम बी कोस थीटा। ये होता क्या है, देखिए अगर आप एक डायपोल को, चाहे वो मैग्नेटिक वाला है चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला है, आप फील्ड में रखो तो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखोगे उसको, तो उस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये उसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं बेटा ये फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला दोनों के कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ, दोनों के स्पेशल केसेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना भाई, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ध्यान रखना, आपसे बोल दिया जाए तो समझ आना कि नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म दे दे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, शायद आपको पता होगा इक्विलिब्रियम वाले केसेस, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं इंडिविजुअली अलग से लिख देता हूं। अगर थीटा जीरो है, दोनों की कंडीशन है ये, चाहे आप इलेक्ट्रिक पे लगाओ चाहे मैग्नेटिक पे लगाओ, दोनों पे अगर थीटा जीरो है यानी हमने रखा उसको अलोंग फील्ड। अलोंग फील्ड का मतलब क्या है कि बेटा P एंड E या फिर
एम एंड बी उनका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं हम उनको, ठीक है, ये मतलब है थीटा 0 होने का, इसका ये मीनिंग है। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा भाई नेट फोर्स तो 0 ही रहेगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। लेकिन जो टॉर्क का वैल्यू है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, उसमें आता है पी साइन थीटा या एम बी साइन थीटा, और थीटा 0 पुट करते ही टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ध्यान रखना जब भी फोर्स और टॉर्क दोनों 0 हो, ध्यान रखना जब दोनों 0 हो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो ये पता लग गया। अब दूसरी मैं पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर लेता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का पीई कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो बन गया माइनस का पीई। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आई माइनस का पीई, जो कि बेटा इसकी सबसे कम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू। और मैं तुम्हें बता दूं पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है उस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये इक्विलिब्रियम भी है और स्पेशली कौन से वाला है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो ये कहानी यानी थीटा 0 या पीई एम बी सेम डायरेक्शन में होना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करते हैं। फोर्स भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। वहीं पर कंडीशन नंबर 2 मैं तुमसे बोल दूं थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि जो P और E है या M और जो B है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। इस केस में होगा क्या, इस केस में नेट फोर्स वो तो भाई 0 ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, टॉर्क भी 0 रहेगा क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब मैं दोनों को कंक्लूड करूं यानी अभी भी क्या रहेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम ही रहेगा, इक्विलिब्रियम ही रहेगा। लेकिन कौन सा है वो पोटेंशियल एनर्जी से पता लगेगा। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी में अगर निकालने के लिए बोलूं, बोलोगे सर U इज इक्वल टू होता है माइनस का पीई कोस ऑफ 180, कोस 180 माइनस 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का पीई। इसका मतलब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करती है पता है किस चीज को, वो इंडिकेट करती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो यानी इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कौन से वाला है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 1 मार्क का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन कौन से एंगल पे होती है। तीसरा थीटा 90 डिग्री वाला जो केस होता है बच्चों, इसका मतलब P एंड E हो या M एंड B है, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। उस केस में नेट फोर्स तो भाई अभी भी 0 है, लेकिन जो टॉर्क है वो आपका हो जाता है PE साइन थीटा या MB साइन थीटा। थीटा 91 होता है तो टॉर्क आपका होता है बच्चों मैक्सिमम। तो यानी ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये क्या है, तो U अगर निकालते हो तो बच्चों वो 0 आता है क्योंकि कोस 90 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो इसको हम जनरली रेफरेंस लेवल लेके चलते हैं, ठीक है, वो लेवल जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है उसको रेफरेंस लेवल लेके चलते हैं। ये चीजें याद होनी चाहिए, ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करो या मैग्नेटिक डायपोल की। एक बेसिक सा क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, आपसे कहा कि भाई एक बार मैग्नेट है L इज लेस देन R देने का मतलब भाई वो आइडियल है। अगर आपको कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो आप आइडियल वाला लगा सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दी यानी आपको कैपिटल M गिवन है 0.4 जूल पर टेस्ला, आप यूनिट से भी पहचान सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.16 टेस्ला। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है और लेकिन बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम, हालांकि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का P इंटू ई कोस थीटा, लेकिन ये होता है इलेक्ट्रिक के लिए और हमें पढ़ना है मैग्नेटिक का, तो क्या होगा माइनस का एम बी कोस थीटा, है ना, यही फॉर्मूला तो लगाएंगे। माइनस एज इट इज M की वैल्यू आपको गिवन है 0.4 और B की वैल्यू है 0.16 और कोस ऑफ 0 क्यों 0 पुट किया, ये 0 क्यों पुट किया, स्टेबल बोल रहा था ना आपको। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर पुट किया तो फॉर्मूला बना माइनस का 4/10 मल्टीप्लाई बाय 16/100, तो यह है माइनस का 64/1000। तो क्या बना भाई माइनस का 0.064 यूनिट, इसका जूल होता है। तो ये आपका आ गया आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके देन एक टॉपिक है, ये टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, ये एनसीईआरटी के एक एग्जांपल में इसका यूज है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं बच्चों इस फॉर्मूले को। हालांकि आप ऊपर देखेंगे आपको नीट का दिख रहा है, कई बार आया है, लेकिन नीट से ज्यादा ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस से हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो आपको पता है भाई उस पर नेट फोर्स तो है नहीं लगेगा, 0 होगा, लेकिन टॉर्क लगेगा, नॉन जीरो है वो लगेगा, यानी इसको रोटेट करवाएगा। सो रोटेट क्यों होता है, ताकि ये
स्टेबल कंडीशन में आ जाए और मान लो ये रोटेट होके स्टेबल पे आ गया, क्या वहां रुक जाएगा? नहीं, ये फिर अपनी पोजीशन से ओवरशूट कर जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। अब फिर उसको पे टॉर्क लगेगा, उसको वापस लाएगा, तो वो एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डाइपोल स्टार्ट्स एसएचएम। भाई अगर वो सिंपल हार्मोनिक स्टार्ट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ भाई, कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन में, या फ्रीक्वेंसी बताओ एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेट करना जनरली आ जाता है। तो कैसे करना है ध्यान रखना, बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए एसएचएम की जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो कुछ इस तरह की होती है, दो तरह की होती है। अगर लीनियर एसएचएम है तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और वहीं अगर एंगुलर एसएचएम है तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो बच्चे आप ओमेगा देख रहे हो, ओमेगा एक्चुअल में होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे इस तरह की इक्वेशन मिल जाए तो यहाँ से ओमेगा निकल आएगा, क्योंकि ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह की इक्वेशन बन जाए तो काम बन जाएगा। और हम यहाँ पर हमें पता है कि इन मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है बच्चे, टाउ जो होता है वो होता है एम बी इंटू साइन थीटा। जनरली एसएचएम में जो है, इन एसएचएम एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसा है तो साइन थीटा को मैं थीटा के कंपेयर कर देता हूं, तो टाउ जो बना वो बना एम इंटू बी इंटू थीटा। चलो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। दूसरा, ये जो टॉर्क है इसकी वजह से रोटेट करेगा, फिर जैसे अपनी पोजीशन को ओवरशूट करेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लेके आएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको लेके आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो क्या टॉर्क का एक फॉर्मूला ये भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलोगे सर ये कहां से आया? अरे तुम्हें याद हो, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, वहीं जब एंगुलर मोशन हो तो फोर्स की जगह टॉर्क लिखते हैं, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, सिंपल एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो इसको लिख सकता हूं आई इंटू अल्फा, ये माइनस का लिख देता हूं क्योंकि ये रीस्टोरिंग है, दोनों को इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हालांकि तुम्हें ड्राइव नहीं करना, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का आई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी इंटू थीटा। तो इधर आके प्लस का हो गया, तो आई इंटू अल्फा प्लस एम बी थीटा इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी कोई इक्वेशन बनानी है। तुम्हें पता हो बच्चे कि अगर तुम एंगल का, थीटा का एक बार डेरिवेटिव कर दो तो वो होता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और अगर उसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा। तो मैं इस अल्फा को लिख देता हूं, देखो आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जनरली गिवन होगा अगर कोई क्वेश्चन आए तो, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा को लिखा, एम बी, एम कैपिटल है ध्यान रखना, थीटा 0 एज इट इज है, आई से डिवाइड कर दो तो बना डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। सब इतनी बड़ी कहानी क्यों कही भाई? इस पूरी कहानी को कंपेयर करना है तुम्हें हमारी जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन क्या है? वो है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको शायद ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर थीटा के साथ ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ थीटा के साथ ये है, तो इसका मतलब जो है वो ओमेगा स्क्वायर है हमारा एम बी बाई आई आया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा जो हमारा बना यहाँ पर वो बना अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। अब इससे चाहे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा को तुम 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखते हो तो यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो टी बनेगा वो बनेगा 2 पाई, ये उल्टा कर दो भाई, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। जनरली क्वेश्चन में आपको एग्जांपल जो एनसीईआरटी है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो ये बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आप चाहो तो ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो। तो अगर फ्रिक्वेंसी निकालना है तो वो बन जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे आपको जो है बच्चों इस पेज पे ये कर रखा है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि ये सारी कहानी है क्या और आई कहां से। चलिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, आपसे बोला बार मैग्नेट के 2 पीस कट करे, ट्रांसवर्स और अलोंग लेंथ है, भाई हो चुका है, हमने एक एग्जांपल में किया था, डन। फिर बोला एक मैग्नेटाइज निडल है, उसको हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है। अरे हमें पता है भाई यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, क्योंकि मैग्नेटाइज निडल का मतलब बार मैग्नेट ही है
मैग्नेटाइज निडल बच्चों बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट। और बार अगर मैग्नेट है तो वो डाइपोल है, डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होता है, तो फोर्स जीरो है। टॉर्क नॉन जीरो होता है, ये हमें पता है बच्चों, क्यों? क्योंकि वो फोर्स दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे है, जिससे वो रोटेट हो जाता है। लेकिन कहता है अगर एक आयरन नेल को हम फील्ड में रखें भाई, उस पर तो हमेशा फोर्स लगता है। यार आयरन नेल और बार मैग्नेट अलग अलग है। आयरन नेल एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिससे इसका एक साइड नॉर्थ बन गया, एक साइड साउथ बन गया। लेकिन जो साइड इसका नजदीक है वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जो दूर है कम लगेगा। तो इसलिए यहां पर नेट फोर्स आपको मिल जाता है, क्योंकि फोर्सेस इक्वल नहीं होते। सी पार्ट पे जाए, बोला भाई हमेशा जब भी तुम किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो उसमें दोनों पोल दिखते हैं तुम्हें, नॉर्थ साउथ। बिल्कुल ठीक है, सही तो बोल रहा है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन टोरॉइड का क्या? अच्छा भाई क्वेश्चन आता है टोरॉइड क्या? आप सबने सोलेनोइड का सबने पढ़ा होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। तो सोलेनोइड में जब करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका साउथ और नॉर्थ पोल होता है। अगर बोलो भाई इसके साउथ और नॉर्थ पोल को आपस में मिला दो, यानी हम क्या करते हैं, इस सोलेनोइड को घुमाते घुमाते इस तरह से एंडलेस बना देते हैं, इसी को टोरॉइड बोलते हैं। तो टोरॉइड के बच्चों एंड्स नहीं होते, लेकिन टोरॉइड का जो ये अंदर वाला रीजन होता है बच्चों, ये वाला रीजन, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो भी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इन द सेंस ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पर ध्यान रखना। ओके, आपसे बोला भाई दो तुम्हारे पास आयरन के बार हैं, ठीक है, एक मान लीजिए इस तरह का है और दूसरा इस तरह का। बोला एक तो आयरन का बना है, लेकिन दूसरा जो है वो मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। कैसे पता लगाओगे कौन सा है? तो भाई देखो, सबसे पहला हम पहले ये पता लगाते हैं कि भी आयरन का कौन सा है। लेटर से तुमने क्या किया, ये यहाँ पर है इसका नॉर्थ, ये मान लीजिए साउथ, हमें पता नहीं है। आपने क्या किया, इन दोनों एंड्स को जब पास लेके आए और लेटर से देयर इज अट्रैक्शन, तो आप गैस कर सकते हो भाई यहाँ पर साउथ पोल है। अब क्या किया तुमने, इस चीज को उल्टा कर दिया ऐसे। अगर ये अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये नॉर्थ पोल तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगर नॉर्थ होता तो रिपेल होता। यानी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आयरन का मटेरियल है, क्योंकि आयरन हमेशा अट्रैक्ट ही होगा सिर्फ। लेकिन अगर ये बार मैग्नेट होता तो वो रिपेल भी हो सकता था। अदरवाइज आप फ्रीली सस्पेंड करके भी ये चीज चेक कर सकते हैं कि भाई मैग्नेट कौन सा है, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। ये आंसर दे रखे आप पढ़ सकते हैं। चलिए इस पेज पे जस्ट कंपैरिजन का दे रखा भी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां 1/ε0 था, यहाँ पर हम म्यू नोट यूज कर रहे हैं। वहां पर यहाँ पर चार्ज क्यू से लिखते थे, यहाँ क्यू एम से या स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। इसने एम जो है वो स्मॉल लगा रखा है इसके लिए, लेकिन हम कैपिटल एम लगाएंगे, हम कैपिटल एम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। हम इससे पी से लिखते थे, बाकी सारे फॉर्मूला आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जहां जहां इसने स्मॉल एम लगा रखा है उसको कैपिटल एम कर देना। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। आप यहाँ पर बहुत सारे एरोज देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरो का मीनिंग समझो। ये एरो इनडायरेक्टली एक छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल को या बार मैग्नेट को इंडिकेट करता है। इसका ये वाला साइड है, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है, ये वाला साउथ को। ये एरो आपको बोलूं तो एम वेक्टर यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को शो करता है। चलो अब मान लीजिए इस डायग्राम में मैंने आपको कहा भाई आपको ये बीच में पी नाम से एक मैग्नेटिक डायपोल दिख रहा है, ये मेन है हमारा। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है। तो इस बार मैग्नेट का ये जो पी वाला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो वो भी बहुत डिटेल में मैंने एक पेज पे आपको बना के समझाया था, यहां पर फिर से मैं बना देता हूं। सो इसका मैं अगर फील्ड देखूं तो ये जो लाइन है, अभी मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं बच्चों इसके लिए एक। तो ये जो लाइन है, क्या ये इसकी एक्सियल लाइन है? बोलो सर बिल्कुल, ये इसकी कौन सी लाइन है, एक्सियल, क्योंकि ये इन दोनों को मिलके जा रही है, मतलब इसके साउथ से और इसके नॉर्थ में से पास हो रही है, तो ये हुई एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भाई आपको पता ऊपर की तरफ है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। चलिए मैं बना लेता हूं, तो सब जगह तो नहीं बनाऊंगा, देखो यहां बना लेता हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, बना लिया। अब बनाओ भाई इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर पास हो। तो मैंने ये बना दी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। चलो इक्वेटोरियल लाइन भी बन गया, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पी के अपोजिट। पी भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखो उसके बिल्कुल अपोजिट नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा मुझे। तो मैं कुछ सर्टेन जगह पे बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर बना लिया, बाहर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ भी बना लिया, यहाँ भी बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड बनाना सबसे ज्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैंने बता दिया कैसे बनना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। इस P के अलावा बहुत सारी नीडल्स रखी हुई हैं, एक यहाँ पर रखी हुई है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये Q4 रखी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पर रखी हुई है Q5, यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में Q6 रखा हुआ है,
ये रखा हुआ है Q2 और ये रखा हुआ है Q3। आपसे पहले पार्ट में पूछा भाई इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं होने का मतलब एंगल 0 नहीं होना चाहिए और एंगल आपका 180 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। अब अगर आप सबको चेक करते हैं वन बाय वन, Q1 के केस में अगर आप एंगल देखो तो Q1 इस डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां नीचे जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री है। तो यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर Q1 हुआ एक तो, क्योंकि उसमें एंगल 0 नहीं बन रहा। फिर Q5 साथ वाला चेक करते हैं भाई, Q5 ऊपर की तरफ है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो यहाँ 180 एंगल मिल जाएगा, तो यहाँ ये नहीं आएगा। Q4 को चेक करो, 180 एंगल है, ये नहीं आएगा। Q6 का एंगल 0 है, ये नहीं आएगा। Q2 का एंगल 90 है, तो ये भी आएगा, तो Q2 बन गया यहाँ पर। Q3 में एंगल 0 है, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में सिर्फ ये दो नहीं है, इन पे यानी मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। बी पार्ट में बोला भाई वो बताओ जो इक्विलिब्रियम में और खासकर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। अब 0 डिग्री चेक करते हैं। Q1 तो था ही नहीं। Q5 जो है ऊपर की तरफ है लेकिन फील्ड नीचे है, 180 एंगल है, अनस्टेबल है ये। Q4 अनस्टेबल है, Q6 बिल्कुल ये है, और Q3, तो Q3 और Q6 स्टेबल वाले में है। अनस्टेबल की पूछ रहा है भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 किस में मिल रहा है, Q4 में मिल रहा है। आप चेक करो डायग्राम में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, डायपोल मोमेंट नीचे है। इसी तरह से Q5 जो है वो भी आपका अनस्टेबल में है। ओके, तो स्टेबल दो है हमारे, Q3 और Q6। अब बोला भाई इनमें भी, इन सब में भी पोटेंशियल एनर्जी किसकी मिनिमम होती है। अरे हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mb इंटू साइन थीटा, ठीक है। और अगर हमसे बोला गया कि फॉर स्टेबल की बात हो रही है तो स्टेबल के लिए मिनिमम होना चाहिए, तो u उस केस में होता है माइनस का mb मिनिमम, और वो मिनिमम तब होता है जब थीटा 0 हो। अब थीटा 0 दो केसेस में है, या तो Q3 की बात करो या Q6 की बात करो। अब कैसे पता लगाएं। अब m तो दोनों का सेम है क्योंकि एक जैसे हैं सारे, तो b डिसाइड करेगा, तो u डिपेंड्स अपॉन b। अब Q3 और Q6 को जरा चेक करो। Q6 जो है वो एक्सियल लाइन पे है, Q3 आपका इक्वेटोरियल लाइन पे। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन का जो है बच्चों वो ज्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल लाइन से। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्सियल पे होगी ज्यादा और इक्वेटोरियल पे होगी कम। अब एक्सियल पे कौन रखा हुआ है, एक्सियल पे रखा हुआ है Q6 वाला, तो उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ठीक है। ज्यादा मींस नेगेटिव में ज्यादा, ठीक है, यानी लोवेस्ट उसकी ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, Q6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसी से हमने डिसाइड किया। ये फॉर्मूले से देख लो बच्चों आप, क्योंकि m तो सेम है इन सबका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हालांकि दे रखा है एनसीईआरटी में। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यार मैग्नेट के अराउंड का जो फील्ड है, एरिया है, उसको कैसे पता लगाएं। हम इमेजनरी लाइंस बनाएंगे। तो भाई ये क्या है, मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी। तो ये वो पॉइंट है, सॉरी ये वो लाइंस हैं। कौन सी, इमेजनरी लाइंस बच्चों। ये इमेजनरी लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। और खास बात क्या है कि भाई इन लाइंस की मैं से जैसे दो बना देता हूँ, लेटेस्ट से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दो लाइनें बना दी, एक स्ट्रेट और एक कर्व। अब खास बात क्या है कि भाई इस पे अगर सबसे पहले तुम एक पॉइंट डिसाइड करो, तो भाई मैंने एक पॉइंट बना लिया। इस पॉइंट इस पे मैंने यहाँ पर बना लिया, और इस पे मान लीजिए मैंने दो पॉइंट बना लिए। क्यों बनाए दो, वो भी मैं बता देता हूँ। अब खास बात क्या है कि अगर तुम इन पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ, तुम्हें टेंजेंट तो पता होगा, वो लाइन जो उसको टच करके जाए। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन है, इसका टेंजेंट ये खुद ही बनेगा। लेकिन यहां पर स्ट्रेट नहीं है, तो इसके टेंजेंट एक यहाँ ये बनेगा और एक इसका टेंजेंट ये बनेगा, ठीक है। ये इसका टच करके जा रहा है इसको। तो ये जो टेंजेंट मैंने बनाया, ये एक्चुअल में बताएगा क्या, ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेटर से पॉइंट का नाम x है, तो x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये पॉइंट मान लीजिए y है, तो y पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ई आ गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन है, बट अगर लाइन कर्व है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग हो रही है। वो बताएंगे कैसे, टेंजेंट से। किसके टेंजेंट बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन के, और वही हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कुछ बुक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, बट इसका फोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे इसको, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोलेंगे। अब बात करें प्रॉपर्टीज की, देखो कुछ चीजें बहुत ही कॉमन सी है। हमने पहली प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई इसका टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पे बना हुआ, वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई क्लोज लूप बनाता है, इसकी जो पाथ है वो हमेशा क्लोज होती है। रीजन, क्योंकि दो पोल हैं, दो पोल होना मतलब नॉर्थ साउथ कंपल्सरी। अगर नॉर्थ है तो लाइनें बाहर जाएंगी, साउथ है तो अंदर जाएंगी, तो टोटल ओवरऑल क्लोज लूप ही बनेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इससे ये भी आप उल्टा भी बोल सकते हो भाई, अगर क्लोज लूप बन रहे हैं, क्लोज पाथ है, तभी तो डाइपोल है, तभी तो दो पोल इकट्ठे होते हैं, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। ये लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, रीजन वही सेम कि अगर मान लीजिए दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई किसी तरीके से, तो भाई जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया सर, वहां तो दो दो टेंजेंट बनेंगे। लेटर से ये पॉइंट है तो यहां पर तो एक टेंजेंट, लेटर से ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स नाम दे देता हूं भाई। इस एक्स पॉइंट पे कितने टेंजेंट बनेंगे? टेंजेंट दो बनेंगे। अगर ऊपर वाली लाइन को देखोगे तो टेंजेंट ये है, और अगर नीचे वाली लाइन को देखोगे तो टेंजेंट ये है। अब दो टेंजेंट का मतलब भाई दो डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं यहां लिख लेता हूं, तुम पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें भाई, देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो वहां की फील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। आप बोल सकते हो कि जहां पर मोर नंबर ऑफ लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस पोल स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है। जैसे अगर एक बार मैग्नेट की बात करें तो ये जो पोल, इनको ही क्यों बोला नॉर्थ साउथ, क्योंकि यहाँ लाइनें सबसे ज्यादा होती है, यहाँ क्राउड ने सबसे ज्यादा है। लेट अस से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट ए और ये जो पॉइंट मान लीजिए सी है, तो ए पॉइंट के पास लाइनें क्राउडेड है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और सी पॉइंट का कम होगा। ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के जैसा है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, मैं बता चुका हूँ, ये इसका जितना ज्यादा एरिया है उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होती है। इवन ये भी पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बार मैग्नेट के, आपको पता होगा आउटसाइड जो है वो साउथ सॉरी नॉर्थ से साउथ जाती है, इनसाइड जो है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चे हमें ये बताना है कि क्या एक बार मैग्नेट सोलेनोइड के जैसा है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको एक अलग पेज पे डिटेल में थोड़ा समझा देता हूं, ताकि इस डेरिवेशन को करना इजी हो जाए आपके लिए। तो हम कंपेयर करें एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को, ये है हमारा एक बार मैग्नेट जिसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो, और ये है एक सोलेनोइड। अच्छा, सोलेनोइड तुम्हें पता होगा कॉपर का वायर रहता है, जनरली इंसुलेटेड, जिसके अंदर काफी नंबर ऑफ टर्न्स होती है। सो एक तरफ से लेटर से करंट एंटर करता है, दूसरी तरफ से करंट लीव करता है, तो ये भी अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी इसके भी दो पोल बन जाते हैं, साउथ और नॉर्थ, और फील्ड लाइन ऐसे बनती है। तो हमने ये भी सीखा हुआ है, इसके अंदर फील्ड जो लाइंस है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म फील्ड, और बार मैग्नेट के अंदर भी साउथ से नॉर्थ यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है। आउटसाइड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, पोल पे ज्यादा होती है, बाकी जगह कम होती है, सेम एज इट इज यहाँ पर, ठीक है। सो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई इनकी, ये तो क्या हुई इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट आपसे बोलूं क्या सच में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, या दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं? वो कैसे पता लगेगा? वो तो मैथमेटिकली पता लगेगा। तो हम क्या करें, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तुम एक लाइन बना लो इसके एक्सिस पे, और एक इसके एक्सिस पे लाइन बना लो, दोनों के, यानी एक्सियल लाइन जिसको बोलते हैं। अब इसकी एक्सियल लाइन पे मैं एक पॉइंट डिसाइड कर लूं जो कि भाई इससे कुछ डिस्टेंस लेटर से आर पे है, तो आपको पता होगा इसके एक्सेस पे आर डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल की मैं कंडीशन लिख रहा हूं, ठीक है, 2m डिवाइड बाय आर क्यूब, ये इसके एक्सियल पे फॉर्मूला होता है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं भाई एक सोलेनोइड के भी मैं एक एक्सिस पे पॉइंट बना लेता हूं जो कि इसके भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, और अगर तुमसे बोलूं कि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इतना ही वैल्यू का आ जाए, 2m बाय आर क्यूब, ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसके साथ n मल्टीप्लाई में आ सकता है, n यहाँ पर इसकी है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये फॉर्मूला बन जाए तुम्हारे पास, इस फॉर्मूले में आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों का मैथमेटिकली भी एक्सप्रेशन इक्वल है। इट मीन बार मैग्नेट और सोलेनोइड एक ही चीज है, वो एक जैसा बिहेव करती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसमें यही करेंगे, हम एक सोलेनोइड की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले को ड्राइव करना है तो देखो भाई सोलेनोइड के अंदर तो एक वायर है जिसपे करंट जा रहा है, और अगर वायर है उस पर करंट जा रहा है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, वो एम्पियर सर्कुलर लो। तो मैं आपको वो फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो क्या है मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कोई सर्कुलर शेप की कोयल हो कुछ इस तरह से, ठीक है, और मैं इसका एक्सेस भी बना ही देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए इसका एक्सेस हो गया, इसका रेडियस आप ए या आर जो भी लिख रहे हैं, लेटर से इसका रेडियस है और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई। फिर तुमसे बोला भाई इसके सेंटर से एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है पी, और ये डिस्टेंस भी हम कुछ मान लेते हैं, लेटर से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हुआ आर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट किया जाता था, वो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट
म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसके पास है तो, ये तो सिंगल है तो 1 पुट कर दो, अदरवाइज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट कितना जा रहा है इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू ये जो डिस्टेंस है जितनी दूर वो लूप से है यानी आर स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर और इसकी कंबाइंड की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एक सिंगल लूप के लिए, सॉरी सिंगल नहीं एन नंबर ऑफ लूप्स के लिए। हमारी सोलेनोइड भी कुछ ऐसी है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ लूप है, बट उसमें एक दिक्कत है, उसमें क्या है कि जो लूप है वो आगे बढ़ रहे हैं, एक जगह पे नहीं है, यानी जो डिस्टेंस है ना बच्चों ये सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आर है वो फिक्स नहीं है हमारा, ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो हमने वही डेरिवेशन करना है। सो ये वही डेरिवेशन है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तुम समझ चुके हो कि करना क्या है। तो ये जो शेप देख रहे हो सिलेंडर का एक्चुअल में एक सोलेनोइड है और मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारी है, कॉपर की वायर वाउंड की हुई है। अब हमने क्या किया, ये इसकी सेंट्रल लिया, ये इसकी एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों, एक्सियल लाइन है इसकी, ये एक्सिस का सेंटर बना लिया और ये वो पॉइंट पी है जहां हमें फील्ड बनाना है। तो हमें पता है वी नो बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट एट एक्सिस, ठीक है, मैंने मान लिया वो पॉइंट ओ एट डिस्टेंस आर ले लेते हैं उसका भी, एट डिस्टेंस आर, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 टू कैपिटल एम बाई आर क्यूब। ये हमें पता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देके रख लेता हूं। अब यही डेरिवेशन मुझे करना है सोलेनोइड्स, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ सोलेनोइड हमें वो करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ चीजें कंसीडर कर ली जो तुम्हें इस डेरिवेशन में काम आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या, यहां पर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, तो लेट अस से कैपिटल एन जो है वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन भी यूज करेंगे, वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो क्या किया बच्चों, इस सेंटर से आधा लेंथ मैंने इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया, 2l भी लिख सकता हूं, या आप यहां से जो है कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू 2l लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर स्मॉल एन लिखना ही क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर इस केस में छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ अलग होंगी, इसलिए स्मॉल एन रिक्वायर हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा सर्कुलर लूप बोल सकते हो, हमने वो बना लिया इस पे, जिसकी कुछ विड्थ है, ये सर्कुलर लूप बना लिया। इसकी रेडियस जो है वो बिल्कुल सोलेनोइड वाली रेडियस की तरह a है, ठीक है, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का ये कितना होगा, तो मैंने क्या किया, ये सर्कुलर लूप लेटर से x डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो ये पूरा डिस्टेंस सेंटर से r है हमारा, ये x है, तो ये कितना बचा, ये बचा r माइनस एक्स, यानी हम लूप से r माइनस एक्स डिस्टेंस पे हैं। तो यानी अगर देखें तो हमें ये r नहीं दे रखा, हमारी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये r माइनस एक्स बना हुआ है, ठीक है, ये चेंज आ जाएगा। सो हमने ये लिखा, कंसीडर स्मॉल स्ट्रिप ऑन सोलेनोइड, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, तो उसको मैं डी भी लिखता हूं क्योंकि थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फॉर्मूला हमें पता है सर्कुलर लूप के लिए, म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स, भाई इसके अंदर कितनी होंगी, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स होगी n इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी विड्थ dx है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये होगी इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन dx विड्थ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा n इंटू डी एक्स। करंट I है, एरिया बाई ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करना होता है ना, एरिया नहीं बोलूंगा, ए स्क्वायर ही बोलूंगा, रेडियस का स्क्वायर है ये, सॉरी, 2 डिवाइड बाय उस लूप से कितना दूर है, लूप से r माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और कंबाइन की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला बन गया इस लूप के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे लूप्स है, तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे करना है इंटीग्रेशन किसका, डीबी का। तो इंटीग्रेशन, और ये पूरा कॉपी करके मैं लिख लेता हूँ, म्यू नोट एन इंटू डी एक्स इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट चीजें पहले मैं उनको बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि डेरिवेशन करना इजी हो जाएगा उससे। हम आइडियल के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना, फॉर आइडियल सिचुएशन। तो आइडियल कब होता है, जब x भी हमारा बहुत छोटा हो r से और a भी हमारा बहुत छोटा हो r से। अगर ऐसा है तो जहां पर भी तुम्हें x और a प्लस माइनस में कहीं दिख रहे हैं उसको जीरो कर दो,
तो अगर ऐसा है तो हमारा ये बना जो b इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ये कुछ इस तरह से बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट n इंटू डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर। ये जीरो नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय टू एज इट इज आर माइनस एक्स, इसको जीरो लिख देंगे तो आर स्क्वायर बन गया, प्लस ए को भी जीरो लिखना है तो इसको हटा दो, तो ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आर क्यूब आया। हाँ, अब कॉन्स्टेंट्स बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ये आर हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस है, वो तो एक ही डिस्टेंस है। तो म्यू नोट एन बाहर आया, आई बाहर, ए स्क्वायर बाहर, डिवाइड बाय 2 इंटू आर क्यूब बाहर, तो इंटीग्रेशन बचा सिर्फ और सिर्फ dx का। अब dx क्या था, विड्थ थी। विड्थ कितनी है भाई, पूरा सोलेनोइड है 2l लेंथ का, लेकिन क्या दिक्कत है, हम अगर रेफरेंस लाइन जो है ये बीच वाला कंसीडर करके चले, सब कुछ यहां से लिए, तो आधा हमारा सोलेनोइड इधर है प्लस एल लेंथ का, और आधा सोलेनोइड इधर है माइनस एल लेंथ का। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट और राइट आ गया, तो लिमिट लगाएंगे माइनस एल से प्लस एल। चलिए अब इसको करते हैं सोल्व। म्यू नोट, देखो अगर हम इस पूरे को मैं एज इट इज ही लिख देता हूं, डिवाइड बाय 2r क्यूब, तो लिमिट देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx x ही बनेगा। पहले अपर लिमिट पूरेंगे l, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2l बन जाएगा। तो म्यू नोट एन आई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाई 2 इंटू आर क्यूब आया। देखो बच्चों, क्या n इंटू 2l, देखो स्टार्टिंग में लिखा था n इंटू 2l को कैपिटल l लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरे कलर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो चीज है, ये टर्म, इस चीज को मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों म्यू नोट कैपिटल एन आई, मैंने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया, ये भी काम कर ही लो, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 2 पाई ए स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे भी 2 पाई से किया, तो 4 पाई आर क्यूब। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से एक चीज और हो गई, पाई ए स्क्वायर होता है एरिया, एरिया इंटू जो करंट होता है वो एम लिखते हैं ना, एम जो होता है लूप के लिए एरिया इंटू करंट होता है, ठीक है, ये लिखने के लिए। अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देता हूँ। सो जो बी बना हमारे पास, वो बना म्यू नोट आई इंटू ए, और यहाँ पर एक फैक्टर 2 भी लिखा हुआ है, डिवाइड बाई हमारे पास है 4 पाई इंटू आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको चीज बताई कि करंट इंटू एरिया को और इवन एन को साथ में हम इस अगर वो इसको टोटल एम लिख सकते हैं ना, एम एक छोटे का तो एन से मल्टीप्लाई करें टोटल का आ जाता है। तो हमारे पास ये जो बन गया, बन गया म्यू नोट इंटू 2, आगे लिखता हूं एम डिवाइड बाई 4 पाई बाई आर क्यूब। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, एक्सिस पे आया, एक्सियल लाइन पे आया, लेकिन किसकी वजह से आया, ड्यू टू सोलेनोइड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब आप अगर देखें जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप क्या देख रहे हो, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब कि सोलेनोइड जो है और बार मैग्नेट है, उनका एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इट मीन सोलेनोइड जो है वो क्या कर रही है, सोलेनोइड बिहेव एज बार मैग्नेट। इसका प्रूफ हो गया, आई थिंक सो क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट बहुत ही बेसिक सा आपका टॉपिक है, वो है गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, वो बहुत इजी है, उसके बिल्कुल जैसा है। मैं थोड़ा सा यहाँ कंपेयर करवाता हूँ। देखिए आपने ई डॉट ए पढ़ा होगा, इसको तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे, फाई ई से लिखते थे। बिल्कुल वैसे ही अगर बोलूं मैं ई की जगह बी लिख दूं और यहाँ ए की जगह ए ही लिखूं, इसको बोल देते बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी से लिख देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए छोटा पार्ट लेके तुम फिर पूरे का इंटीग्रेट कर रहे हो, तो तुम ऐसे लिखते थे ना, ई डॉट डी ए, और यहाँ क्लोज लगा के लिखते थे ना इसको। तो मैग्नेटिज्म में भी तुम ऐसे लिख सकते हो। अब हम चलो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा 2 पोल होंगे। तो अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो अगर जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी घूम के वापस भी अंदर आनी पड़ेंगी। क्लोज लूप तभी बनेगा ना, इसका क्लोज लूप तभी बनेगा। तो जितनी लाइनें बाहर जा रही हैं, यानी उतना फ्लक्स जो है पॉजिटिव, जितनी अंदर आ रही है उतना नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलता है कि भाई जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। और इससे होगा क्या, जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा
उतना ही क्या होगा, आउट गोइंग फ्लक्स होगा, जिससे जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा 0। अच्छा एक बार एक चीज और पूछी गई थी, मान लीजिए सिंगल पोल एग्जिस्ट कर जाए तो क्या होगा, लेट मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करे तो, यानी मटेरियल से सिर्फ लाइनें बाहर बाहर ही जाएं तो उस केस में गोज लो कुछ इस तरह से हो जाता है, क्या देखिए, बी डॉट डी इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स पोल स्ट्रेंथ, ये लिखना है। ठीक है, कैसे याद करना है, देखो गोज लो सिंपल आपने पढ़ा होगा, उसमें आप लिखते थे ई डॉट डी ए जो था वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज था, है ना, तो 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू नोट लिखा, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ लिखा, तो आपका गोज लो कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, गोज लो, कब, जब मोनोपोल एग्जिस्ट करे तो, ऐसे करता नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है, आपको डायग्राम को देके बताना है भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पॉसिबल है या नहीं है। चलो मैग्नेटिज्म में पॉसिबल नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको लाइनें जो है वो सिर्फ बाहर निकलती दिख रही है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो नहीं होंगी, मतलब बी की तो बिल्कुल नहीं है। अब आ जाती है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होंगी, तो भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइन सिर्फ बाहर जा सकती है या अंदर आ सकती है, हाँ जा सकती है। और इस तरह का क्या एक वायर बन सकता है, यानी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल है। और किसके लिए पॉसिबल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड है ना। चलो सेकंड डायग्राम को अगर हम देखें, सेकंड वैसे तो थर्ड ये ई नंबर पार्ट है, बाकी नीचे वाले नेक्स्ट पेज में मिल जाएंगे। तो अगर इस ई डायग्राम को अगर आप देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, बी हो सकती हैं, यस हो सकती हैं। किसके लिए होती है बच्चों, ये बार मैग्नेट के लिए होती है, हमने बनाया था। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन हो सकती है, मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नहीं होती बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पर क्लोज दिख रहे हैं, तो ये ई के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके नेक्स्ट देखें भाई बी पार्ट देखें, तो बी तो बहुत ही इजी आपको पता लग रहा होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो किसी भी हाल में नहीं हो सकती, और ई की भी किसी हाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट तो लाइनें करती नहीं। रीजन बताएं तो डू नॉट इंटरसेक्ट आप लिख सकते हो, किसी के भी केस में नहीं बनेगी। ओके सी वाला केस देखो भाई, सबसे पहले क्लोज लूप है तो ई का तो सवाल ही नहीं उठता, क्लोज लूप बी में बिल्कुल बनता है, और ये होता है किसके लिए, टोरॉइड के लिए, टोरॉइड के सिर्फ अंदर की तरफ होता है ऐसा, तो इधर पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। डी पार्ट की बात करें तो बच्चों आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पक्का, रीजन क्योंकि आप गलत बताओगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, कहां पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपको ऐसा मिलता है। फिर आता है क्या बी ऐसा पॉसिबल है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सोलेनोइड का है, अरे सोलेनोइड के एंड्स में लाइन कर्व हो जाती है, ये तो एकदम सीधी दिखा रखी है, तो इसका मतलब बी ये गलत है, सोलेनोइड का नहीं है, क्योंकि उसमें लाइनें जो है वो कर्व हो जाती है एंड से, तो ये एंड वाला गलत पार्ट दिखा दिया। चलो नेक्स्ट हम एफ पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइनें इस तरह से अपने आप कर्व नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं एक सिंगल इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, लाइनें इधर से भी जा रही हैं इधर से भी जा रही हैं, अंदर एंटर नहीं करवा रही। ठीक है, तो यानी ये वाला ना ही आप मैग्नेटिक फील्ड में तो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो शायद अगर मैं बोलूं भाई एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस है, तो शायद पॉजिटिव प्लेट से बाहर जा रहा है माइनस के अंदर जा रहा है, तो हाँ ई का पॉसिबल है प्लेट्स के केस पे ना, एक को प्लस माइनस का प्लेट लेता हूं। ओके लास्ट जो डायग्राम है अगर आप जी पार्ट में देखें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आपको एकदम सीधी दिखा रखी है और यहाँ अंदर दिखाई नहीं रखी। ठीक है, और आपको ये भी पता है भाई कभी भी वो एकदम सीधी नहीं होती, एंड्स पे जो है वो स्टेट बिल्कुल नहीं मिलती, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है हमें, मतलब नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए क्या ये ऐसा पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए पैरेलल हो सकती है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बोलूं भी यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और इनसाइड कंडक्टर फील्ड नहीं होता, यहाँ फील्ड होता है, तो ई के लिए पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए ट्रू हो सकता है। ये सब इसके आंसर दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5.4 नंबर क्वेश्चन हमारा। सो बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो शो द डायरेक्शन अलोंग विच स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल अलाइन, बिल्कुल एक कंपास नीडल जिस तरफ अलाइन होती है वो हमें बी का डायरेक्शन देता है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स, तो ये तो हमने एक इनडायरेक्टली लाइन में पढ़ा था, नहीं यार मैग्नेटिक फोर्स अलग चीज होता है, उसको अगर हमें निकालना है फोर्स को, तो भाई उस पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे तो उसका डायरेक्शन हमें इस तरह से पता लगता है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, फील्ड के अलोंग नहीं लगता, तो इसको लाइन ऑफ फोर्स तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि फोर्स अलग ही डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट नहीं लगता, उसी डायरेक्शन में अपोजिट में नहीं लगता, परपेंडिकुलर लगता है।
अच्छा बी पार्ट की बात करें, बोला भाई अगर मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करता तो गोज लॉ कैसा बन जाता, ये मैं आपको करवा चुका हूं, जिसको हमने लिखा था बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स एम, या फिर देखो एनसीईआरटी में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ म्यू एम की जगह क्यू एम भी लिखा हो सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक बार मैग्नेट जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है अपने आप में? भाई देखो कभी भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का अपना फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता, तो भाई ये पहले पार्ट का आंसर आएगा नो। फिर बोलता है भाई एक एलिमेंट है करंट कैरिंग वायर, ठीक है, वो फोर्स लगा सकता है दूसरे एलिमेंट पे सेम वायर के, हाँ ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं भाई, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसमें दूसरा बड़ा फोर्स लग सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू चार्जेस इन मोशन होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या एक सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो लेकिन नेट चार्ज जीरो हो? क्या ऐसा सीन बन सकता है? भाई हो सकता है ना, भाई नेट चार्ज जीरो है उसका, क्या दिक्कत है, लेकिन इंडिविजुअल अंदर चार्ज भरे हो। अब जब सिंगल एटम की बात ले लो, मान लो एक सिंगल एटम है तो उसका नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल सकता है, सबका इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट, ठीक है, विद क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम वो क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, जय हिंद जय भारत।